हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक एक एपी फिज की बोतल थी, मगर उनके हाव भाव से लग रहा था शायद उस एपी फिज की बोतल में शराब भी थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट्स भी सही से हो जाएं, तब तो सब सेट, सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, यह सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब जिंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तब यह कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सब कभी वह भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना क्या जरूरी है? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वह बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मगर अचानक वह भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घिर घिर की आवाज आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वे चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वह उसके सामने वाला कमरा विनोद और रजत का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी अधिक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनके ही बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह ही अब गलियारे में लगा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के पफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक भद्दी सी गाली देता हुआ वह बोला, कौन साला लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय? और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी द्वितीय मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थककर वह वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वह आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बार वह थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वह अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड की लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी।
बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वे आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रही थी और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साया वही है। पहचान तो तू गया, अब देर चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वह साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वह दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने वह मुश्किल खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वे बीती रात अपने आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण देवेश उस आंतुक ने बाहर से आवाज दी। वह आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान न था। विनोद, देवेश ने घबराते दरवाजा खोल। वह आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वह आंतुक कौन था। खोल दरवाजा। वही भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। जय, तू? देवेश का डरा हुआ स्वर। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी। तुम सबको जवाब देने मरने के बाद भी है, मुझ में ताकत भी है, और अब बदला मैं लूंगा। उस साए ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वह एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दो जय, मैंने वह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। जाने देना भाई। जय, प्लीज मुझे छोड़ दे। देवेश घिघियाता हुआ जय के सामने हाथ जोड़कर, कभी मैं भी ऐसे ही तुमने छोड़ा था मुझे। जय ने गुस्से में गरजते हुए कहा। वह अब भी एक साए के रूप में ही था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रही थी। जय, मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे में जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और गर्दन एक ओर मुड़ गई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया, और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सब सन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब पूरे हॉस्टल में दहशत फैल चुकी थी। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चारों दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे थे। देवेश के गले में लटके उस गुलाबी दुपट्टे को देखकर रजत और विनोद को अब कुछ अंदेशा होने लगा था कि वह कौन है जिसने देवेश और रजनीश दोनों की जान ली है। भाई, मुझे लगता है जय वापस आ गया है, रजत ने कहा। तू चुप हो जा रजत, बिना बात की बात मत कर, विनोद ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों से कहा। मैं सच कह रहा हूँ विनोद, तुझे याद नहीं वह गुलाबी दुपट्टा? वह दुपट्टा अंतिम समय में जय के पास था। यह कहते हुए
रजत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। हाँ, मान लेता हूँ कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह तो हम ही थे, रजत ने विनोद को हिकारत से देखते हुए कहा। मैंने कहा ना साले, चुप हो जा, कहते हुए विनोद ने रजत को एक मुक्का मार दिया। रजत जमीन पर गिर पड़ा था और विनोद वह अलमारी से अपनी शराब की बोतल निकालकर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। अकेला मत जा विनोद, रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक विनोद जोर से दरवाजा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने ही कमरे में बंद हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ता हुआ जय को भद्दी गालियां देता जा रहा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए विनोद को लगा कि पानी की टंकी के पास कोई है, मगर उधर झांक कर देखने पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वह आगे की ओर बढ़ गया और सामने लगी रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर पैर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नजर पड़ते ही वह डर के मारे खुद ही पीछे की ओर गिर पड़ा। शराब की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी, जिससे बहती शराब की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह छत के फर्श पर गिरा हुआ केवल पीछे की ओर ही रेंगते रेंगते जा रहा था। सामने रोड लाइट्स के तार पर बैठा जय का साया उसे ऐसे दहशत में देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी से सटकर रुक गया। अब वह और पीछे नहीं जा सकता था और आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था। तारों पर बैठा जय का साया अगले ही पल विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। वह एक गुलाबी रंग का सूट पहने हुआ था और उसके गले में पड़े हुए गुलाबी दुपट्टे पर बीती रात मरे हुए देवेश के खून के कुछ छींटे थे। जय के इस रूप को देखकर विनोद का डर से बुरा हाल था। उसे अपने सिर की डर क्यों रहा है विनोद? मेरा यह डर क्यों रहा है विनोद? बहुत पसंद मेरा यह रूप तो तुम लोगों को बहुत पसंद था ना, तो आज क्यों डर रहा है? इतना कहते हुए जय आगे बढ़ा और विनोद की कॉलर पकड़ ली। विनोद की कपकपी छूट रही थी, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे छोड़ दे जय, हम लोगों ने वह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे ना जय मुझे। जय प्लीज मुझे छोड़ दे। देख तू दो को तो मार चुका है, मुझे छोड़ दे जय, प्लीज जय। विनोद भी बिल्कुल देवेश की ही तरह जय के नहीं विनोद, कभी नहीं। मेरे भी कुछ सपने थे, अपने मेरे भी कुछ सपने थे, मगर वे सब तुम सब चारों की वजह से बर्बाद सब चारों की वजह से। तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं, और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं। कभी नहीं विनोद, कभी भी नहीं। दहाड़ते हुए जय ने विनोद को छत से नीचे फेंक दिया। विनोद नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर खून ही खून था। इधर रजत भी अपने कमरे में कैद था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर बाहर जैसे कोई उसे सुन ही नहीं रहा था। वह रात बीत गई। अगली सुबह सबने विनोद की लाश देखी। अब रजत को यकीन था कि वह जय ही है जो सबको मार रहा था, सबसे अपनी मौत का बदला ले रहा था और अब वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 दिन आराम से बीत गए। उस सुबह सबके प्लेसमेंट्स होने थे। रजत भी थोड़ा खुश था कि वह बच गया है और अब प्लेसमेंट मिलते ही वह इस जगह से, इस हॉस्टल से दूर चला जाएगा, जहां जय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सुबह सुबह प्लेसमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने के आगे वह अपने बाल संवार ही रहा था कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अचानक से एक बिंदी का पैकेट उसके सामने आया और न चाहते हुए भी उसे एक बिंदी अपने माथे पर लगानी पड़ी। जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें खुद ही उतार कर वह एक सूट पहन चुका था। आंखों में गहरा काजल और होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकला तो सब उसे देखकर हंस रहे थे। वह कहीं भाग जाना चाहता था, मगर उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं रह गया था। वह लड़खड़ाती मगर एक लचक भरी चाल के साथ हॉस्टल की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी के लड़के भी जाने लगे, जो उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था ऊपर जाकर और एंटरटेनमेंट होने वाला है। जब रजत ऊपर पहुंचा तो जय उसके सामने खड़ा था। न सिर्फ रजत बल्कि वे सभी लड़के जो ऊपर आए थे। तू तो बहुत पहले से ही डरते डरते अपनी मौत का इंतजार पहले से ही डरते डरते आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता। आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता हूँ। जय ने मुस्कुराते हुए गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। नहीं जय, मुझे छोड़ दे, रजत ने कहा। इस बीच हॉस्टल के बाकी लड़के
कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। मुझे जाने दिया था तुम लोगों ने, मुझे छोड़ा था क्या तुम लोगों ने? नहीं ना, मुझे छोड़ा थी क्या थी मेरी? बस यही ना कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं था। बस यही, अगर मैं एक समलैंगिक जैसा नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं भी यहाँ सपने लेकर ही आया था। मैं भी यहाँ सपने लेकर मेरा मजाक उड़ाकर, मगर तुम धीरे धीरे मेरे हर सपने को तोड़ दिया। धीरे धीरे मैं जीना चाहता था मगर तुम चारों अंदर ही अंदर मुझे मार रहे थे। अरे मुझे गर्व था अपने समलैंगिक होने पर। अरे मुझे गर्व था अपने समलैंगिक। तुम लोगों की तरह किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तुम जैसे लोग किसी को भी सुकून से नहीं रहने देते। जैसे लोग किसी दिन भी मैं अपने रास्ते जा रहा था मगर वहाँ भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी। मेरा मजाक उड़ाया से उड़ाया, मुझे जबरदस्ती मजाक उड़ाया से उड़ाया। ये काजल जबरदस्ती बिंदी, ये लिपस्टिक लगा काजल, तुमसे बहुत खुश हो रहे थे ना। अरे इतने से भी जिंदा रह जाता है ना, मगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। मेरा वीडियो बनाया क्या था मेरे वायरल किया सिवाय आत्महत्या के? क्या था मेरे पास सिवाय आत्महत्या के? जय की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। सब स्तब्ध थे। शायद उसकी आत्महत्या की असली वजह बाकी सबको आज पता चली थी। जय, मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे जाने दे जय। क्यों रजत ने ताकि फिर कभी कोई जय तुझसे टकरा जाए, ताकि फिर कभी मेरी जय मरने को विवश कर दे। अब मैं किसी और जय को मारने के लिए तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं मारने के लिए तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जय ने रजत के अंदर प्रवेश किया और जाकर रोड लाइट में उसका सिर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो चुका था। रजत मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे जय की लाश मिली थी सबको, रोड लाइट में उलझी हुई। इसके बाद उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ